कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में भाजपा की महिला मोर्चा के विरोध मार्च को पुलिस ने रोका। मार्च से पहले ही लिया महिलाओं को हिरासत में। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर बलात्कारियों को बचाने का लगाया आरोप। सीएम के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। जेएमएम से अलग होकर आज रांची में बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन। सोरेन ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। दिखने लगे फ्री बी और गारंटी योजनाओं के साइड इफेक्ट्स। कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार के पास सैलरी बांटने का संकट। पीएम मोदी ने राज्यों के रेवड़ी कल्चर पर पहले ही किया था सावधान। आर्थिक बदहाली पर अब कांग्रेस की पल्ला झाड़ने की कोशिश। और खेल से जुड़ी खबरों में पेरिस ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 में भारत को 4 पदक। अवनी लेखरा ने जीता स्वर्ण और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की खबर से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में शिरकत की। उन्होंने फिनटेक से जुड़े नवाचारों की एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और फिनटेक के विशेष सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। सम्मेलन में विभिन्न देशों के नीति निर्माता, नियामक, बैंकर, उद्योग जगत के दिग्गज और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश में पब्लिक डिजिटल इंफ्रा बना है। गांव देहात में लोगों के तकनीक को अपनाया है। इसी वजह से दुनिया का आशा डिजिटल ट्रांजैक्शन, आधे से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले भारत में हो रहा है। 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। 10 साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अब देश करेंसी से क्यूआर कोड तक पहुंच चुका है। भारत का यूपीआई फिनटेक दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन यह स्थिति 10 साल पहले नहीं थी। उन्होंने तत्कालीन सरकार की कार्यशैली पर कटाक्ष किया। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है। यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लिया और पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत की फिनटेक क्रांति वित्तीय समावेशन में सुधार के साथ साथ नवाचार को भी बढ़ावा दे रही है। पीएम ने इस दौरान कुछ स्टार्टअप्स के साथ चर्चा की और अपने सुझाव भी दिए। पीएम मोदी ने ब्रिस्कपे के फाउंडर को क्या सुझाव दिया, सुनते हैं इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक फेस्टिवल के दौरान कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी मुलाकात की और मेरे साथ एक ऐसे स्टार्टअप है M2P के फाउंडर प्रभु। क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? वो शुरू किया था पूरा डिस्कशन को, और यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन और वॉट एवर सॉफ्टवेयर वी हैव बीन डेवलपिंग इन इंडिया, नाउ इट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड। ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट। पेवेलियन विजिट किया, आपने इंटरेक्ट किया, क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या मंत्र दिया? कंपनी स्टार्ट किया था, हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में काम कर रहे हैं, जो हमारा जो छोटे व्यापारी है, जो लघु उद्योग, जो MSME हम बोलते हैं उनको, उन लोग का जो पेमेंट जो बाहर से आने वाला है, वही पेमेंट को हम लोग कैसे फास्टर आ सकता है, कैसे चीपर आ सकता है, कैसे ट्रांसपेरेंट मोड में आ सकता है, कैसे सिक्योर वे में आ सकता है, हम उसका पर काम कर रहे हैं। ये सेगमेंट में सभी फॉरेन प्लेयर है, वो लोग जो चार्ज करते हैं हम बिलीव नहीं कर पाओगे। ट्रांजैक्शन में 8% का ऊपर भी चार्ज करते हैं, 3 से 8% चार्ज करते हैं। आप सोचिए अगर 100 रुपया कोई बाहर से अंदर लेके आ रहा है, वो 8 रुपये तो वही लोग ले लेते हैं। तो इसका इनका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट करता है, इनका वर्किंग कैपिटल में इम्पैक्ट करता है, कैश फ्लो में इम्पैक्ट करता है। बढ़ नहीं सकते। आप बिलीव कर सकते हैं 65 मिलियन हमारे पास MSME है, उसमें से 200,000 से कम बाहर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे सोल्यूशन, हमारा इंस्पिरेशन ये है कि हम ऐसे सोल्यूशन बनाएं, इतना चीपर बनाएं। हम लोग लेस देन 1% में कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर सेटलमेंट दे रहे हैं, मोबाइल ऐप और वेब इंटरफेस की तरह दे रहे हैं, सो दैट कि अंदर को हमको पता है कि MSME ऑफिस में बैठा नहीं रहेगा, वो काम करता रहेगा, उसको वहीं पे नोटिफिकेशन मिले, वहीं पे पता चले उसका पैसा मिल गया, एंड पैसा सिक्योर वे में उसका बैंक अकाउंट में आ चुके। ये जब हम मोदी जी को बताया, वो बहुत खुश हुए। 6.5% लोगों को लगता है पैसा मूव करने के लिए। आज के दिन में आप सोच रहे 6.5%, अगर ये मनी हम लोग रोक सकते हैं। आप सोच, अभी इंडिया $250 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है MSME सेगमेंट में, अगर हम लोग 5% वहाँ पे बचा सकते हैं, $12 बिलियन वही री इन्वेस्ट हो सकता है। हम लोग आज मोदी जी को यही बताया कि उनका अगर $12 बिलियन उनका बिजनेस में आएगा, उनका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, वो ग्रोथ कर सकते हैं, कम्पिटिटिव बन सकते हैं, दूसरा मार्केट में जा सकते हैं और 15 लोग को और इंस्पायर कर सकते हैं ये बिजनेस में आने के लिए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया के लिए ईज ऑफ लिविंग कर सकता है और शायद ब्रिस्क पे एक शुरुआत भर है, ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन अभी और आने बाकी हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, मुंबई। और प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वाड़वन बंदरगाह की आधारशिला रखी। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 76,000 करोड़ रुपए की होगी। यह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। हमारे देश को वर्षों से दुनिया के साथ व्यापार के लिए एक बड़े और आधुनिक पोर्ट की जरूरत थी। महाराष्ट्र का पालघर ही इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ये पोर्ट हर मौसम में काम कर सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों तक लटका कर रखा गया। महाराष्ट्र और देश के इतने जरूरी काम को कुछ लोग शुरू ही नहीं होने दे रहे। 2014 में आप सबने हमें दिल्ली में सेवा करने का मौका दिया। 2016 में जब हमारे साथी देवेंद्र जी की सरकार आई, तब इस पर उन्होंने गंभीरता से काम शुरू करवाया। 2020 में यहां पोर्ट बनाने का फैसला भी कर लिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई और 2.5 साल तक फिर यहां कोई काम नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, अकेले इस प्रोजेक्ट से यहां कई लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है।
यहां करीब 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र के इस विकास से आखिरी किसे आपत्ति थी? कौन लोग थे जो महाराष्ट्र के विकास को ब्रेक लगा रहे थे? ये कौन लोग थे जिनको महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार मिले इससे इतराज था? पहले की उन सरकारों ने क्यों इस काम को आगे नहीं बढ़ने दिया? ये बात महाराष्ट्र की जनता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि शिवाजी को वो आराध्य मानते हैं और मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने की घटना पर वो क्षमा मांगते हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पालघर में वाड़वण बंदरगाह की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 1560 करोड़ रुपए की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान मत्स्य पालन से जुड़े लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात भी की। लाभार्थियों ने डीडी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से 1 लाख रुपए लोन मिला था। उस लोन से मैंने मच्छीमारी में मुझे आसानी हो गई, उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो वो स्कीम है उसके अंतर्गत रास ये जो कल्चर है उसका लाभ लिया है। और आज अपने पंतप्रधान मोदी जी से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसा मौका शायद सबको नहीं मिल सकता। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला है और आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप रोजगार लेने वाले नहीं हुए, रोजगार देने वाले हुए, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर युवक, ऐसा उन्होंने बोला तो मुझे अच्छा लगा। इस योजना के लिए फ़ाइल दाखिल किया था और फिशरी कॉलेज को लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, इसके बारे में मालूमात भी देते हैं और फिशरी डिपार्टमेंट को लातूर वाले मदद भी करते हैं फ़ाइल शुरू होने से यानी कंप्लीट होने तक। और उसके बाद जो प्रॉब्लम तुम्हें आते हैं क्रेडिट होते हैं यानी बायोफ्लॉग के अंदर, तो टोटली हम आपको उसके अंदर बताते हैं कि इस तरह से जो भी प्रॉब्लम आए उसका हल बताते हैं। मुझे प्रधानमंत्री की योजना से आर्टिफिशियल रिफ जो मच्छी को बढ़ावा देती है उसका लाभ मिला है। बोले तो मुझे ही नहीं, सारे जो सोसाइटी है सब मछुआरों को मिला है। तो वो हिसाब से जो रिफ डाला है उससे हम लोग को आज नहीं तो कल मच्छी को बढ़ा देने की सुविधा मिलेगी। और विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि वो 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi, at the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, is scheduled to visit Brunei Darussalam during 3rd and 4th September 2024. This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The visit coincides with 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between India and Brunei.
From Brunei, the Prime Minister will thereafter visit Singapore on 4th and 5th September 2024 at the invitation of Prime Minister His Excellency Mr. Lawrence Wong of Singapore. नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड और उत्तराखंड की ऑर्गेनिक उत्पाद परिषद के बीच नई दिल्ली में MOU पर दस्तखत हुए हैं। इस समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के फायदे गिनाते हुए देशवासियों से इसे अपनाने की अपील की। हमारे प्रधानमंत्री